Here we go. लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। उसमें हम बैंकिंग सर्विसेज पढ़ रहे हैं और बैंकिंग सर्विसेज के 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए जो प्ले लिस्ट पे है। सो प्ले लिस्ट पे जाओ और पहले वो 4 लेक्चर देखो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। अगला जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग सर्विसेज में वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग एक्टिविटी करना। ठीक, और बैंकिंग एक्टिविटी में जो भी चीज़ें आती हैं, आप बैंक के साथ जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, जैसे मनी डिपॉजिट करते हो, मनी विड्रॉ करते हो, मनी ट्रांसफ़र करते हो, तो उस विड्रॉल डिपॉजिट ट्रांसफ़र को आप इलेक्ट्रॉनिकली करोगे। इलेक्ट्रॉनिकली करने का तरीका क्या होता है या उसका मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिकली काम करने का तरीका ये होता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करोगे। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से और इंटरनेट की हेल्प से मनी को डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी बेनिफिट आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ना सिर्फ अपने पर्सनल डिवाइसेस पे सपोर्ट देते हैं, बल्कि ई बैंकिंग में आप एटीएम जैसे सुविधा भी लेते हो। वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां से जाके आप पैसे विड्रॉ करते हो। तो पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको फिजिकल कैश चाहिए तो आपको एटीएम जाना होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हो जिसमें फिजिकल कैश का कोई काम नहीं है, तो वो आप अपने पर्सनल डिवाइसेस से कर सकते हो। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम बैंकिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम किसी मॉल में जाते हो और वहाँ पे अगर तुम्हें पता हो कि जब पेमेंट होता है तो हम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बता रहा हूँ जो बहुत काम का है। हम कार्ड से पेमेंट करते हैं। एक मशीन होता है जिसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो इंसर्ट करते हैं, आपसे पासवर्ड डलवाते हैं। वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ परचेज कर रहे हैं और वो जो शॉपकीपर है वो गुड सेल कर रहा है, वो पीओएस कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल भी एक तरीका है पेमेंट करने का। आजकल क्यूआर कोड भी यूज़ होते हैं, यूपीआई भी यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, गूगल पे, फ़ोन पे, और भी इस तरह की एप्लीकेशन है, पेटीएम। इनसे जब आप पेमेंट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली होने के साथ मतलब आप जो बैंकिंग कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, और उस ट्रांजैक्शन में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां भी इंटरनेट और डिवाइसेस का इस्तेमाल है, इतने सारे एग्जाम्पल बताने का केवल एक रीज़न है कि देखो हर एग्जाम्पल में बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है। हम बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी इंटरनेट की हेल्प से और उस डिवाइस की हेल्प से हो रही है, और इसी को हम ई बैंकिंग कहते हैं। इसका स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है आज के समय पे। ट्रेडिशनल तरीकों से उतने ट्रांजेक्शन नहीं होते जितने इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से ट्रांजेक्शन होते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल का एक एग्जांपल और बताता हूँ, वो तो फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल का एग्जांपल था। अमेजन से अगर आप कुछ परचेज करते हो या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वो जो रेजर पे या इस तरह का जो पेमेंट सिस्टम ओपन होता है उस समय, जिसमें आप अपने कार्ड की डिटेल डालते हो, देखो वहाँ पे वो फिजिकल मॉल में जाके जब आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो कार्ड की डिटेल वो डिवाइस ले लेता है। यहाँ पे हम वो कार्ड की डिटेल फिलअप करते हैं, और उस कार्ड की डिटेल फिलअप करने के बाद पासवर्ड इंसर्ट करते हैं और पेमेंट को ओके करते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ सेल है। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परचेज या सेल का करते हो, चाहे वो ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, इंटरनेट यूज हो रहा है, और आप पेमेंट कर पा रहे हो जिसमें बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, वो कार्ड से की इंफॉर्मेशन हम इसीलिए इंसर्ट कर रहे हैं या फीड कर रहे हैं ताकि पेमेंट बैंक से हो पाए। केवल 2 वर्ड पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? ई बैंकिंग का मतलब है ये एक सर्विस है जो कौन प्रोवाइड करता है? बैंक अपने कस्टमर्स को। तो बैंक अपने कस्टमर को एक स्पेशल सर्विस देता है आज के समय में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जिसका मतलब है कस्टमर को ये अलाउ है कि वो बैंकिंग के सारे एक्टिविटीज जो वो ट्रेडिशनली आके बैंक में करता था, वो इंटरनेट पे पर्सनल डिवाइसेस की हेल्प से ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इस पर्सनल डिवाइस में कंप्यूटर आता है, मोबाइल आता है, या और इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है, जैसे वो मैंने डिवाइस बताया मॉल में जो यूज़ हो रहा है जिसमें कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। एटीएम मशीन भी एक तरह का डिवाइस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए। एटीएम मशीन से तुम्हें पता हो तो चेकबुक इशू करा सकते हो, पैसे जमा करने के लिए मशीन्स भी होती हैं, पैसे विड्रॉ करने की मशीन्स भी होती हैं। ओके,
सर्विसेज कौन सी हैं जो आप इनको यूज कर सकते हो? आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो। अब ये अकाउंट मैनेज में ये तीनों आ गए, डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो और मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल या टेलीफोन बिल्स, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट और डिवाइस, दो चीजें चाहिए। ओके, इसमें फायदा क्या है? जैसे बैंक से मुझे पैसे निकालने थे, ट्रेडिशनल तरीका क्या था, मैं बैंक जाता, बैंक में जाके मैं कैशियर के पास जाता, एक स्लिप भरता, उस कैशियर की जरूरत थी बैंक में जाके, तभी हम पैसे निकाल सकते थे। बिना उस कैशियर के हम, जैसे वो कैशियर लंच पे जाता है तो हम पैसे उस समय नहीं निकाल सकते, या वो छुट्टी पे है या बैंक बंद है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन थी। एक एक इंटरवेंशन का मतलब होता है कि ह्यूमन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन की दखल बहुत सिग्निफिकेंट थी। बिना एक ह्यूमन के आप बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। बैंक की तरफ से एक ह्यूमन का प्रेजेंट होना जरूरी था, और उस वजह से हम लिमिटेशन में थे। तो केवल बैंकिंग आवर्स में सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक ही बैंकिंग एक्टिविटी हो सकती थी। उसके लंच ब्रेक पे बैंकिंग एक्टिविटी टेम्परली रुक जाती थी। बैंक की छुट्टी होने पे उस दिन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने इस ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म कर दिया। वैसे भी जो भी कंप्यूटर्स के बेनिफिट हैं उसके अंदर ये बेनिफिट जनरली आता ही है। इंटरनेट और कंप्यूटर के बेनिफिट कहीं भी पढ़े हम कि ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर दिया जाता है। तो बैंकिंग में भी ह्यूमन इंटरवेंशन को हमने कम कर दिया। अब मैं मेरे मोबाइल से कभी भी पेमेंट करता हूं यूपीआई की हेल्प से, तो उसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, राइट। सो ये इसका बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन और नो ह्यूमन ऑपरेटर इज नीडेड टू रिस्पॉन्ड। हम पेमेंट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, बीच में किसी बैंक की तरफ से किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है, उसके किसी इंप्लॉय की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या बेनिफिट है? एक बेनिफिट तो यह है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया। दूसरा बेनिफिट यह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई। बैंक जाना आना, इसमें कॉस्ट लगेगी, समय भी अपने आप में कॉस्ट है, टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। इसके अलावा बैंक की भी बहुत कॉस्ट होती थी। सोचो अगर ये सारा काम अभी ह्यूमन से ही हो रहा होता और इतने ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करने की कोशिश करते, तो कितने एम्प्लॉयज की जरूरत थी बैंक को कितनी ब्रांचेस ओपन करनी पड़ती। क्योंकि अब ना एम्प्लॉय की जरूरत है, ना बैंक के इतने सारे ब्रांचेस की जरूरत है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें ह्यूमंस है ही नहीं। बैंक्स को ब्रांचेस कम ओपन करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज कम रखने पड़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। तो इससे बहुत सारी कॉस्ट रिड्यूस हुई है और उससे बिजनेस को बहुत सारी ग्रोथ मिली है। ठीक है, तो टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है। एड्स वैल्यू, मतलब वैल्यू का मतलब यहां सेटिस्फेक्शन होता है ना। तो बैंकिंग रिलेशनशिप में कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि वो 24/7 एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस टू एनीवेयर ट्रांजेक्शन कर सकता है, पैसे रिसीव कर सकता है, पैसे भेज सकता है। तो ये वैल्यू ऐड करता है, सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। क्या? ई बैंकिंग सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, और जिसका बेनिफिट लेने के लिए कस्टमर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट की हेल्प चाहिए होती है। कौन सा टाइप का ट्रांजेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे चाहिए। बस फिजिकल कैश चाहिए तो एटीएम ले लो। ठीक है, आगे अब ये जो आगे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये उसका केवल एक स्टार्टअप है कि कौन कौन सी सर्विस हैं ई बैंकिंग में, मतलब कितने तरह के डिवाइस हैं और कितने तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल में सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया है सिलेबस में। अगर इनमें से कोई टॉपिक आता है तो हो सकता है कि अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप समझाओ कौन कौन सी सर्विस है, तो कोई भी 3-4 समझा दी। 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिकली ईडीआई समझाओ या पीओएस समझाओ। पीओएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीओएस समझाओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं क्योंकि ये काफी डिटेल में जाएगा। तो जो बेसिक रिदम है टॉपिक का उसको कंप्लीट करवा रहा हूं। तो ई बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग से बेनिफिट क्या मिलते हैं, जो बेसिक से बेनिफिट है वो मैंने अभी तुम्हें बता दिए। ठीक है, इसको जरा डिटेल में देखें बेनिफिट को कि ई बैंकिंग के बेनिफिट स्पेसिफिकली कस्टमर को क्या मिलेंगे और बैंक को क्या मिल रहा है। तो ई बैंकिंग के बेनिफिट पहले जरा कस्टमर के देख लेते हैं। देखो, कस्टमर को पहला फायदा है
फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। फिजिकल पेमेंट करना पड़ते थे, किसी को कैश देना है, किसी को पेमेंट करना है तो हमें फिजिकली उसको पैसे देने पड़ते थे। वो फिजिकल पैसे देने का झंझट खत्म हो गया, अब आप डिजिटली पैसे दे सकते हो। यूपीआई में जो पैसे आप ट्रांसफर करते हो वो डिजिटल पेमेंट है, सबसे ज़्यादा आप उसी से रिलेट करते हो अभी, इसलिए बार बार मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम पढ़ेंगे कितने सारे तरीके हैं डिजिटल पेमेंट करने के, ठीक है, और क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उसमें, कब कौन सा तरीका सूटेबल होगा हमें, इस बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। राइट, आगे देखते हैं। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे हो जाती है? ई बैंकिंग से। ई बैंकिंग से ट्रांसपेरेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो परफॉर्म, उसकी डिटेल्स आपके डिवाइस पे आने लगती है। जैसे मैसेज, एसएमएस आ जाता है मोबाइल पे, ईमेल आ जाता है, और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ उसका एक पूरा ट्रेल बनता है, मतलब उसके जो एविडेंस बनते हैं डॉक्यूमेंटेड, वो बैंक को भी जाते हैं, आपको भी आते हैं। तो एक ही ट्रांजेक्शन का सेम डिटेल बैंक के पास और आपके पास साइमल्टेनियस आ रहा है। वो जो एविडेंस है, एक्नॉलेजमेंट है कि ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ, आपके खाते से पैसे कटे हैं, किसी के पास, किसी के अकाउंट में पैसे गए हैं, ये चीज ट्रांसपेरेंसी कहलाएगी। क्योंकि कोई डिनाई नहीं कर सकता इस एविडेंस को कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इतने बजे हुआ था, इन दो लोगों के बीच में हुआ था, मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं और जहां मैंने ट्रांसफर किए हैं उसके अकाउंट में पैसे गए हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो पारदर्शिता है, ये मेंटेन आसानी से रहती है। अभी जो फिजिकल ट्रांजेक्शन होते थे उसके अंदर बहुत सारे झंझट थे, वहां पे बैंक के ऊपर रिलाई करना पड़ता था, बैंक जो लिख के दे दे वही मानना पड़ता था कि हाँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्दर एविडेंसेस जनरेट होते हैं, एक ही एविडेंस अलग अलग लोगों में बंटता है, सिंगल एविडेंस, एक ही डिटेल सब में बंटती है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनते हैं। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है। देखो, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है। अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है इस काम में कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसने रिकॉर्ड किया, तो वहां पे डिसिप्लिन में कई बार गलतियां पाई जाती हैं। वो देर से रिकॉर्ड करता है, वो गलत रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने में क्लैरिकल एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, वो डेटा गलत लिख सकता है, डिजिट गलत लिख सकता है, डेसिमल गलत लगा सकता है, जिसकी वजह से कई सारे एरर्स होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, कंप्लेंट्स आती थी कस्टमर की कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। कई वो पासबुक प्रिंट करवानी रहती थी, तब जाके हमें पता चलता था कि बैंक ने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। इन सारी समस्याओं को ई बैंकिंग ने काफी हद तक सुलझा दिया। ई बैंकिंग कहती है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, हर उस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन उसी सेकंड रिकॉर्ड हो जाता है जब वो ऑकर होता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑकर होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ और वो रिकॉर्ड हो गया, तो ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये मेंटेन्ड है। ट्रांजैक्शन ऑकर होते से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसी को फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ई बैंकिंग से फाइनेंशियल, तो ये काफी कनेक्टेड टॉपिक है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, एक साथ भी दोनों शब्द याद रख सकते हो, अलग अलग स्टेटमेंट में एग्जाम में लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड दो फायदे हैं। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कस्टमर को दो फायदे, कि बैंक अपनी मनमानी नहीं चला सकता कि उसने जो भी रिकॉर्ड किया हम वो माने, ऐसा नहीं होगा। पहले इस तरह के सिनारियोज काफी बार ऑकर होते थे क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन था। तो वो जो बेसिक फायदा बताया ना मैंने, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये दोनों फायदे दिख रहे हैं। कस्टमर को डिजिटल पेमेंट करने को मिलता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। किस तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन का मतलब समझना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अनलिमिटेड एक्सेस टू बैंक। बेसिकली अगर जब ट्रांजैक्शन होते थे या ट्रेडिशनल तरीका था बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, तो हम उतनी बार बैंक जाना पड़ता था या उतनी देर तक बैंक में रुकना पड़ता था और अलग अलग ट्रांजैक्शन करवाने पड़ते थे। और वही जो एक समस्या मैंने तो बताया, 24/7 तो बैंक अवेलेबल नहीं है, पर्सन भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ई बैंकिंग की वजह से, क्योंकि अब मामले डिजिटल हैं, तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट है कि हम अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। मैं दिन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो भी बैंक को दिक्कत नहीं है, बैंक के एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मुझ पे कि आप दिन में मैक्सिमम इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आई होप बात समझ में आ गई। सो अनलिमिटेड एक्सेस है हमारे पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन का, हम कितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म। तो एक कस्टमर के नजरिए से सोचो, मैं डिजिटली पे कर सकता हूं, मैं जो भी कुछ ट्रांजैक्ट करता हूं उसके रिकॉर्ड इतने व्यवस्थित बनते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑकर होता है वो समय पे रिकॉर्ड हो जाता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट ऑन टाइम, जिससे कि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और मुझे अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार ट्रांजेक्शन करूं। सो ये बेनिफिट हो गए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट फ्रॉम द एंगल ऑफ बैंक। बैंक को भी फायदा है जब ई बैंकिंग आया है। बैंक को क्या फायदा महसूस होता होगा? तो पहला फायदा बैंक को जो महसूस होता है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो बैंक्स ज्यादा बेटर ई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ज्यादा यू कैन से वेराइटी में ई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ज्यादा डाइवर्सिफाई ई सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन बैंक्स के कस्टमर ज्यादा होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को चाहिए वैल्यू एडिशन। और हमने भी पढ़ा ई बैंकिंग वैल्यू एडिशन देती है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। सो कंपटीशन में वो बैंक आगे निकलेगी। तो एक तरह से ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है बैंक को। तो बैंक है अगर हम, तो हमें ये फील होगा कि हम ई सर्विस लॉन्च कर देंगे और अपने कस्टमर्स को ई सर्विस देंगे, तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, हमें ज्यादा बेटर प्रॉफिट्स होंगे, हमारा बिजनेस ज्यादा स्मूथ रनिंग में होगा। सो ये हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट हमें ज्यादा बेटर बनाएगा। एक्सपांशन ऑफ नेटवर्क, दूसरा बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो मेरी सारी ब्रांचेस कनेक्टेड रहेंगी और मेरा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये नेटवर्क को एक्सपांड करने में हेल्प करता है, राइट। ओके, सो अगला हम टॉपिक इसके बाद देखते हैं।